सो आई एम सॉरी, मुझे घर से लेना पड़ रहा है ये कॉल, बिकॉज मेरी फ्लाइट थी कल की, इंटरनेशनल फ्लाइट जो आज प्रीपोन हो गई है, सो आई हैड टू रश होम and but I wanted to do this call, so we thought, I'll take it from home. So I have two parts to this discussion. एक passive related है, index funds related and ETFs related, passive related, और एक इन जनरल है. पहले मैं पैसिव्स वाला डेटा कवर करना चाहूँगी और पैसिव्स में ही हम कुछ सेक्टर डिस्कशंस भी कर लेंगे. सो बेसिकली थ्री पार्ट्स: ओवरऑल पैसिव्स, सेक्टर पैसिव्स, एंड फिर कुछ डेटा है जो इंडस्ट्री फ्लोज और क्वार्टाइल परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा है. हम वो कवर कर सकते हैं, उसके जो टेकअवेज हैं हम वो कवर कर सकते हैं. सो आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? जी मैम. अच्छा, ओके. सो सबसे पहले आई स्टार्ट विद दिस ओवरऑल लॉन्ग टर्म डेटा जो है, हमने यूएस और इंडिया को मैप किया था. अगर जैसे आप देखेंगे कि पैसिव, विच इज इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम का परसेंटेज, क्या हिस्सा है, वो डेटा अगर आप यूएस और इंडिया का कंपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स यूएस का थोड़ा लंबा मिला है हमको, कुछ आई थिंक 12 साल का है, और इंडिया का डेटा कुछ 8 साल का है हमारे पास अभी जो यहाँ प्लॉट किया गया है. तो 2012 में बेसिकली 10 साल पहले, 10 11 12 साल पहले जो था वो 25% था ओवरऑल पैसिव का. एयूएम जो है, पैसिव का जो शेयर है, वो ओवरऑल एयूएम का परसेंटेज 25% था. आज के तारीख में दिसंबर एंड का हम डेटा देखें तो वो 50% हो गया है. मतलब यूएस में पैसिव और एक्टिव का शेयर 50-50 हो गया है, म्यूचुअल फंड्स सिर्फ अगर लिया जाए तो. और इंडिया में अभी भी बहुत उसी तरह से इंडिया में भी ग्रोथ हुई है. 2016 में कुछ 2.5% के आसपास था, जो कि अभी 16% हो गया है दिसंबर में. और थोड़ा सा अगर आप मार्च एंड तक का डेटा देखेंगे तो ये 17-18% हो गया है. तो देयर हैज बीन आई थिंक 8.5 लाख करोड़ ऑन अ बेस ऑफ 50 to 52 लाख करोड़, अगर आप देखेंगे. और अब हम 55 लाख करोड़ की बात करें ओवरऑल एयूएम. तो पैसेज की जो ग्रोथ है वो इस नंबर से दिखती है. और 16% is a decent amount. So 16 to 18% is a very decent amount, and it has grown from 2.5%. तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है. एंड पैसिव हर तरफ कर ही रहा है, ईपीएफओ के पैसा आने की वजह से. ईपीएफओ एक्सेप्ट करने लगा है, इसीलिए पैसिव्स का ईयूएम वैसे भी बढ़ रहा है. बट उस डेटा को भी हम ब्रेक करेंगे तो हमें समझ आएगा कि इंडेक्स फंड्स भी बहुत एक्टिव हैं, वहाँ भी एयूएम है, वहाँ भी काउंट ऑफ फंड्स हैं. I'll come to that also. The other part on the global scenario is कि आप जब देखेंगे तो पैसिव ओवरऑल मार्केट कैप, पूरा यूएस का मार्केट कैप अगर ले लें, ये तो फंड्स एयूएम था जो नंबर हमने अभी देखे, बट ओवरऑल मार्केट कैप अगर आप ले लें तो वो 15% था. और अब पैसिव ओवरऑल मार्केट कैप का 26% हो गया है, मान लो यूएस में. इंडिया में वो नंबर बहुत छोटा था और अभी भी काफ़ी छोटा ही है, 0.3% टू 2.5% ही है. वहाँ से, बिकॉज इसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में जो वो है ओवरऑल मार्केट कैप, कंट्री मार्केट कैप हैज़ बीन कंसिडर्ड फॉर बोथ. तो आपका जो 2.7% है वो काफ़ी कम है यूएस के कंपैरिजन में. बिकॉज ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड्स का मार्केट परसेंटेज है एज अ शेयर ऑफ मार्केट कैप, वो इंडिया में काफ़ी कम है वैसे भी. तो ऑब्वियसली अगर वो कम होगा तो पैसिव एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप कम ही होगा. बिकॉज हम सभी को पता है कि पेनिट्रेशन का नंबर जो है वो काफ़ी कम है इंडिया में, धीरे धीरे बढ़ रहा है. म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन 15-16% है, स्टॉक्स का पेनिट्रेशन और इक्विटीज़ का पेनिट्रेशन अभी भी 4-5% ही है, जो कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यूएस में आप कह सकते हैं कुछ 50% है वो. तो इसी के चलते ये वाले नंबर्स वेरी करते हैं. बट बैक टू द मेन नंबर विच इज़ पैसिव का शेयर ओवरऑल एयूएम का जो है वो यूएस में जिस तरह से बढ़ा है, इंडिया में भी उसी तरह से बढ़ रहा है. अगर हम पूरे डेटा को ब्रेक करते हैं
विच इज मैं आपको कुछ 5 स्लाइड्स पे ले जाना चाहूंगी जो कि हमने वो ब्रेक करा है। यस, तो अगर आप देखें कि ईपीएफओ का डेटा निफ्टी 50 और सेंसेक्स में काफी पैसा आता है ईपीएफओ के जरिए, और इसीलिए ये नंबर जो निफ्टी 50 ओवरऑल पैसिव का नंबर भी स्वेल हो जाता है और ईटीएफ का नंबर भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पे ईपीएफओ का बहुत पैसा बैठा है। दैट इज वाई जब हम पैसिव सोचते हैं तो सब कुछ हमको ईटीएफ के इंक्लाइंड दिखता है। अगर हम एसबीआई और यूटीआई का जो पैसा है ईपीएफओ वाला, अगर वो हम हटा दें तो आपको दिखेगा कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स मतलब काफी हद तक सिमिलर दिखने लगते हैं। ऑफ कोर्स एंड इंडेक्स फंड्स भी बहुत बड़ा एक पाई है, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स फंड्स बहुत छोटा है। इट इज़ अ डिसेंट पाई। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 सेंसेक्स का जो इंडेक्स फंड्स है वो भी कुछ 55-56 थाउजेंड है, और अगर आपने ईपीएफओ के ये दो हटा दिए तो वो तो भी ईटीएफ्स में भी वो 50-55 थाउजेंड है। सेक्टर फंड्स में भी है और आपका जो अदर्स है उसमें भी है। तो आप ये देखिए तीनों बार्स लगभग सिमिलर हैं। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 4 बकेट्स में, जो कि है आपका सेक्टोरल बकेट है, पूरा डेटा सिर्फ पैसिव का ईटीएफ इंडेक्स फंड सेक्टोरल थीमेटिक पहला बकेट है। फिर आपका मार्केट कैप का इंडाइसेस है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमने पहले ही निकाल दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 500 और 100 ये हमने एक मार्केट कैप इंडाइसेस का दूसरा बकेट बनाया है। तीसरा बकेट है बाकी दूसरे सारे मार्केट कैप इंडाइसेस, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, आप ले लीजिए माइक्रो कैप 250 जिसने भी लॉन्च किया है, टोटल मार्केट 750। जितने भी फंड्स हैं इन उन पांचों के अलावा वो सब इस बकेट में है। पांच कौन से हुए? निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, ये पांच हमने हटा दिए और ये तीसरा बकेट बन गया। और चौथा बकेट है हमारा फैक्टर इंडाइसेस, जो कि आपका लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, अल्फा, ये सारे जो फैक्टर्स बोलते हैं स्ट्रैटेजी इंडाइसेस, ये बकेट है। अब अगर हम हर एक बकेट को जूम इन करके देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सेक्टर और थीमेटिक में ईटीएफ का पलड़ा भारी है, एयूएम ज्यादा है, फ्लोज, एक्टिविटी, फ्लोज पॉजिटिव नेगेटिव मैंने अलग कर दिए हैं, बट अगर आप एक्टिविटी देखेंगे तो ईटीएफ्स में ज्यादा है, और नंबर ऑफ ईटीएफ्स भी जो है वो इंडेक्स फंड से ज्यादा है। पर अगर आप इसको फर्दर जूम इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जितने भी नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं एयूएम पे या काउंट में तो ठीक है, बट एयूएम और एक्टिविटी में ये सारे दो ही सेक्टर फंड्स की वजह से हैं, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक। आप कोई भी फंड हाउस उठा लीजिए, उनका ये जो ईटीएफ का नंबर आपको दिख रहा है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी, उनका जो ईटीएफ है, या निफ्टी बैंक। इंडेक्स फंड्स में भी इतना नहीं है। और उसके नीचे अगर आप वैल्यू चेन में जाएंगे, कोई भी सेक्टर लेंगे उसके अलावा, तो वहां पे एयूएम भी नहीं है, फंड्स भी इतने नहीं हैं, और इंडेक्स फंड्स की प्रेजेंस भी नहीं है, ईटीएफ की भी प्रेजेंस नहीं है, एयूएम भी नहीं है, और एक्टिविटी भी नहीं है। और इसीलिए अभी हमने सोचा कि अ, उस एरिया को कैप्चर करने के लिए हमें निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक तो ज्यादातर इंस्टी ओरिएंटेड है, तो इसीलिए उसमें ईटीएफ का होना बनता है। पर बाकी सारे सेक्टर्स के लिए हमारा इंडेक्स फंड फॉर्मेट काफी अच्छा रहेगा। एक तो प्रेजेंस भी नहीं है किसी की, तो अगर हम प्रेजेंस लाएंगे तो वो जो फंड रिलेटेड लोग हैं जो फंड्स में करना चाहते हैं वो सारे लोगों को इस सेक्टर का एक्सेस मिलेगा, तो वो आ सकेंगे। एयूएम भी बढ़ पाएगा उसमें और फ्लोज भी बढ़ पाएंगे। और हमने ये इसीलिए और सोचा बिकॉज बाकी के जो 3 बकेट हैं आपके, मार्केट कैप इंडाइसेस 1, मार्केट कैप इंडाइसेस 2 एंड स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, आप तीनों बकेट में अगर देखेंगे, तीनों में इंडेक्स फंड्स का काउंट भी ज्यादा है या एटलीस्ट इक्वल है, एयूएम काफी ज्यादा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एयूएम इस वाले बकेट में 13,000 है, जबकि ईटीएफ का 9.5 ही है। अगर आप एक्टिविटी भी देखेंगे तो पॉजिटिव एक्टिविटी इंडेक्स फंड्स की 1,000 करोड़ है, यहाँ पे तो हार्डली 500-600 है। हम मार्केट कैप इंडाइसेस का ही जो सेकंड बकेट है वो अगर देखते हैं तो उसमें भी आपको, एक मिनट, हैंग हो गया है। हाँ, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो
इंडेक्स फंड्स का एयूएम फ्लोज एक्टिविटी ज़्यादा है, 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़। ईटीएफ में इतनी एक्टिविटी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड में नहीं है। एयूएम भी इंडेक्स फंड्स का ज़्यादा है, करीबन 7,000-8,000 करोड़ है। ईटीएफ में इतना एयूएम नहीं है, और इस बकेट में तो इंडेक्स फंड्स का काउंट बहुत ज़्यादा है, 22, वेयर ईटीएफ 9 ही है। अगर आप स्ट्रैटेजी इंडाइसेस जो फोर्थ बकेट है उसमें भी देखेंगे फैक्टर्स में, ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स इक्वल नंबर है, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स फंड्स कम है। इंडेक्स फंड्स का एयूएम काफी ज्यादा है और एक्टिविटी भी इसमें बहुत ज्यादा है, क्लोज टू 2000 करोड़। तो हमने ये देखा कि नीचे वैल्यू चेन में अगर आप जाते हैं तो आपको एक्टिविटी और एयूएम डेफिनेटली इंडेक्स फंड्स में मिलता है। अगर सेक्टर फंड्स में हम लॉन्च करेंगे, बिकॉज फंड्स ही नहीं है तो कोई इंडेक्स फंड फॉर्मेट ही नहीं है कोई सेक्टर को कैप्चर करने के लिए, तो फिर वहां पे पैसा आएगा कैसे? और इसीलिए हमने ये सेक्टर्स फंड लॉन्चेस हमने देखा। तो जैसे सेक्टर को वापस अगर हम जूम इन करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि निफ्टी बैंक 9 ईटीएफ्स हैं, आईटी 6 ईटीएफ्स हैं, और ईटीएफ्स फिर भी होंगे, बट इंडेक्स फंड्स में आप अगर देखेंगे तो इंडेक्स फंड्स में आपको ज़्यादा फंड्स ही नहीं मिलेंगे, 0 या 1 फंड है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमने दो कुछ सेक्टर्स लिए, कुछ 6 सेक्टर्स लिए, एंड उनको हमने लॉन्च किया है। एक और चीज जो आ रही है, वो ये आ रही थी, उसका ड्राफ्ट में अभी बना रही थी, बट इट्स ओके, आई कैन स्क्रीन इट। एम्फी का कुछ डेटा जो पब्लिश होता है, ये ड्राफ्ट अभी इनकम्प्लीट है बट डेटा है, तो उसमें ये है कि रिटेल यूजर्स जो हैं B30 के भी, अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर इन ग्रॉस सेल्स इंडेक्स फंड्स में, इक्विटी में, तो काफी बढ़ रहा है, और T30 में तो बढ़ ही रहा है इंडेक्स फंड्स में। कुछ अक्टूबर में 1.36 था, जो कि 3.5% हो गया है दिसंबर में। बी बी दैट इज T30 में भी ये शेयर बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट का शेयर ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स में, तो डायरेक्ट और रेगुलर में भी आपको दिखेगा कि डायरेक्ट का शेयर भी काफी अच्छा है, पर रेगुलर भी बढ़ रहा है। और B30 एंड T30 में B30 भी काफी ग्रो कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स इंडेक्स फंड्स का शेयर T30 में भी हो रहा है। सो दैट इज अनदर डेटा दैट वी वुड वांट टू शेयर। लॉन्चेस को के लेंस से अगर आप देखेंगे तो ये पूरे FY24 के लॉन्चेस हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इक्विटी में कुछ टोटल 22 लॉन्चेस ईटीएफ में हुए, बट इंडेक्स फंड्स में 30 लॉन्चेस हुए हैं। तो ये फॉर्मेट काफी एक्सेप्टेबल है, और रिटेल क्लाइंट्स को कैप्चर करने के लिए एचएनआईज एंड रिटेल, जिसको सी ईटीएफ का भी अपना एक कैंप है, काफी सारा कैंप है जो ईटीएफ का है, जो लोग बहुत एक्टिव हैं ब्रोकिंग साइट्स पे या फिर स्टॉक्स खरीदते हैं, वो जाके ईटीएफ्स खरीदते होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहां पे ईटीएफ के फोलियोज बढ़ रहे हैं और अगर आपके डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं और एक्टिविटी एक्सचेंज पे बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही होगी, वहां पे ईटीएफ में एक्शन हो रहा होगा। बट हम हर तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि इंडेक्स फंड्स भी एक फॉर्मेट है जहाँ पे रिटेल एंड एचएनआईज काफी एक्टिव हैं, और एएमसीज भी फंड्स लॉन्च कर रही हैं, जहाँ यहाँ पे 30 फंड्स आप देखेंगे FY24 में। 13 मार्केट कैप ओरिएंटेड हैं, 8 सेक्टर ओरिएंटेड है, और 9 आपकी स्ट्रैटेजी या फैक्टर इंडाइसेस हैं। तो टोटल मिला के कुछ 30 इंडेक्स फंड्स लॉन्च हुए हैं पूरे FY24 में, और 22 आपके ईटीएफ्स लॉन्च हुए हैं। तो basically index funds is going hand in hand, neck to neck, is the point we are making. अब अगर हम, तो ये तो हो गया ओवरऑल पैसिव की बात। अब अगर हम जाते हैं कि सेक्टर फंड्स कौन से क्या, तो ये सारा जो कि अगर पैसिव्स है तो उसमें क्या, तो पैसिव्स है तो उसमें ऑफ कोर्स निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस तो करना ही चाहिए। कोई ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो अभी अभी इक्विटी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनको मार्केट रिटर्न्स ही चाहिए, तो वो डेफिनेटली पसंद करेंगे कि वो निफ्टी 50 ईटीएफ में या सेंसेक्स ईटीएफ या इंडेक्स फंड में जाएं, बिकॉज दैट विल कैप्चर मार्केट रिटर्न्स। बट ऐसा नहीं है कि पैसिव है
तो सी पैसिव का आइडिया है मार्केट रिटर्न्स लेना, बट पैसिव में भी क्या पैसिव है, आप कहाँ जाके रूल बना रहे हैं। ब्रॉड मार्केट को लेके रूल बना रहे हैं तो मार्केट रिटर्न मिलेगा। अगर आप कहीं सेक्टर में जाके जूम इन कर रहे हैं और वहां उस एरिया को कैप्चर करके वहां पे रूल बना रहे हैं, तो ब्रॉड मार्केट से डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा। अगर आप एक फैक्टर ले रहे हैं जैसे मोमेंटम, तो हो सकता है वो पैसिव स्ट्रैटेजी जो है आपकी मोमेंटम की, वो जो पैसिव फंड्स में आता है, उसका रिटर्न आपके कोई भी एक्टिव फंड से भी ज्यादा हो सकता है, एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमने देखा है, एंड आई विल शो द डेटा। तो पैसिव है, बिल्कुल है, बट पैसिव में क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कि जब हम पैसिव की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ये नहीं होता कि हाँ पैसिव है तो मार्केट से मतलब बस सबसे कम ही रिटर्न, इक्विटी में सबसे कम रिटर्न मिलेगा, या सिर्फ मार्केट रिटर्न ही मिलेगा, या एक्टिव से तो कम ही मिलेगा, या एक्ट। और हम यहाँ बिल्कुल भी एक्टिव के भी फेवर में हैं। हमारी एएमसी जो है वो एक्टिव फंड्स बहुत ही सक्सेसफुली ऑफर करके चला रही है। इवन सेक्टर फंड्स भी हमारे एक्टिव काफी बहुत अच्छा करें बेंचमार्क से। बट द आइडिया इज कि आप डाइवर्सिफाई करिए, पैसिव और एक्टिव नहीं है, पैसिव एंड एक्टिव टुगेदर है। अगर कोई जाके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर को कैप्चर करना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो वो एक एक्टिव फंड से कर सकता है। एक्टिव में भी वो सोच सकता है कि मुझे दो फंड मैनेजर के व्यूज में डाइवर्सिफाई करना है, तो वो दो लेगा। ही विल टेक टू एक्टिव फंड्स, एंड थर्ड फंड टू कैप्चर दैट कैन बी अ पैसिव फंड। वो एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स फंड भी ले सकता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन तरीका है, एक और तरीका है उसी एरिया को कैप्चर करने का। तो ये अगेन एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। और पैसिव भी बिल्कुल ऐसे स्टैटिक नहीं रहता है। जो भी इंडाइसेस हैं आपके, वो हर 6 महीने में रिकॉन्स्टिट्यूट होते रहते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं, एंट्री एग्जिट होती रहती है। जो रूल्स लगाए हुए हैं, जो रूल्स बनाए हैं जिससे इंडेक्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो रूल्स हर 6 महीने में वो रन करते हैं। तो अगर वो रूल्स रन करने से जो रिजल्ट्स या स्टॉक जो आते हैं अलग आते हैं, तो फिर वो इंडाइसेस भी चेंज होते रहते हैं हर 6 महीने में। तो अगर आप 5 साल 6 साल बाद कोई भी इंडेक्स को देखेंगे या कभी भी, तो वो थोड़ा थोड़ा हर साल चेंज हो रहा है इंडेक्स, वो स्टैटिक नहीं रहता है। और वो कंटिन्यूअसली रिलेवेंट रहता है इकोनॉमी के या उस सेक्टर को कैप्चर करने का, रिलेवेंट रहता है वो। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार इंडेक्स बना दिया बस फिर वो चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो पैसिव के अंडर में मुझे एक्सप्लेन करनी थी, एंड मैंने सोचा था कि आज हम ये अम, देखते हैं। एंड नाउ कमिंग टू व्हाट विद इन सेक्टर्स। तो व्हाट विद इन पैसिव, सो कुछ सेक्टर फंड्स हैं जो कि हम सोच रहे हैं कि एवरीथिंग दैट वी आर स्पीकिंग ऑन सेक्टर्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। इंडिया ने अपना रिजॉल्व बनाया है कि मुझे हमें अपना जीडीपी $5 ट्रिलियन ले जाना है 2025 तक, $10 ट्रिलियन ले जाना है 2030 तक। एंड एक विकसित भारत या फिर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट और डेवलप्ड नेशन के तरीके से वो कॉइन होना चाहिए बाय 2047। तो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनानी है। तो ये अगर रिजॉल्व है, ये अगर कमिटमेंट है, तो फिर ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका बाकी बाकी डेवलप्ड नेशंस की तरह आपका ट्रेजेक्टरी रहेगा, आपका जर्नी आपकी वैसी ही रहेगी। और अगर वो होनी है तो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है, जो अभी इंडिया का 3.5% है एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल जीडीपी, वो इतना कम नहीं रह सकता। और जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो भी आपका 3.5% नहीं रह सकता। वो दोनों ही चीज कुछ 15 से 20% जानी होंगी। एंड कुछ टाइम पहले तक ना क्या होता था इंडिया में, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है ठीक है, करेंसी वीक कर दो, अपने आप एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे। वो वाला अप्रोच अभी रहा ही नहीं है। हार्ड ऑन ग्राउंड एक्शन हमें दिख रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस हुई है अक्रॉस 14 सेक्टर्स, 2.6 ट्रिलियन रुपीस उस क्वांटम की। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम अनाउंस हुई है। एज ऑफ करंट थिंग विच वी टॉक, द क्वांटम इज 111 लाख करोड़। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ऑन ग्राउंड एनेबलर्स हैं, हार्ड कोर एनेबलर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज है जस्ट कि बस वो हो जाएगी तो अपने आप ही हो जाएगा। नो मोर इट इज दैट अप्रोच। और ये पीएलआई स्कीम जो है वो कुछ 14 सेक्टर्स में है।
सभी को एलोकेशन किया गया है। और हम ऑलरेडी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सक्सेस देख चुके हैं क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। आईफोन का जो शेयर है इंडिया से जो शिपमेंट जाता है वो 1% से बढ़ते बढ़ते अब 10% हो गया है। फार्मा में काफ़ी एलोकेशन हुआ है जो कि अब डिप्लॉय होगा, और कुछ डिप्लॉय हुआ भी है। ऑटोमोबाइल और सोलर में भी एलोकेशन काफ़ी है जो अब डिप्लॉय होगा। एक सेकेंड राउंड डिप्लॉयमेंट जा रहा है आपका स्टील, टेक्सटाइल और आईटी हार्डवेयर में। आपके ड्रोन्स में भी थोड़ा डिप्लॉयमेंट है, ईवी बैटरी में डिप्लॉयमेंट है, सेमीकंडक्टर्स में डिप्लॉयमेंट है। एंड पहले इंडिया एक्चुअली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से सीधा सर्विसेज इकोनॉमी चली गई, जबकि सारी दूसरी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे वो सारे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए थे, एंड दे हैव डन वेल। बट नाउ इंडिया हैज रियलाइज्ड, एंड आई एम श्योर इंडिया विल नॉट मिस द नेक्स्ट 10 years, 20 years। तो ये वाला जो पार्ट है वो एक कोई थॉट पे नहीं है, हर तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को एनेबल किया जा रहा है। आपका पीएलआई है जो कि मेन एनेबलर है। वेजेस हैं हमारे इंडिया में जो पर आवर वेजेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं। चाइना प्लस वन, बिकॉज चाइना को जो एक कोविड के बाद एक लेंस से देखा जाता है, एंड सारी कंट्रीज को अपना बेस, एक और बेस बनाना है या फिर चाइना से शिफ्ट करके एक, दे वांट एन ऑल्टरनेटिव बेस। तो उसमें तो आप पीएलआई एनेबलर भी दे रहे हैं, बाहर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी लोग हमें इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, आपकी वेजेस भी कम है, स्किल्ड लेबर पे भी आप काम कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे की रैंकिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई है, एंड गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अगर ये सारा सब कुछ साथ में आ रहा है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक थीसिस बन जाती है। और अभी तक क्या हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग में, हम अभी तक इंडिया एक्चुअली एज अ ग्लोबल इनोवेटर तो रैंकिंग में था ही नहीं, वी आर गुड इंटीग्रेटर्स। इनोवेटर्स हमेशा वेस्ट ही रहा है। पर अब धीरे धीरे हम, हमारे पास क्लाउड की स्पेस नहीं है, बट हम सिस्टम इंटीग्रेटर्स बहुत ही बढ़िया हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, हमने वो देखा। हम स्पेस नहीं ओन करते गूगल और एडब्ल्यूएस एंड अजोर की तरह, बट हम बहुत अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर कर चुके हैं, एंड वी सीन रीप द बेनिफिट्स, वहां पे हमको मिल गया। एआई में भी यही हो रहा है, हमारे पास एआई का कोई बेस नहीं है। इट्स मतलब ना बार्ड है ना चैट जीपीटी है, बट आवर आईटी कंपनीज, काफ़ी सारी आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी बहुत स्पेंडिंग शुरू कर दी है। बहुत छोटा है अभी पार्ट, बट स्पेंडिंग शुरू शुरू कर दी है, जहाँ पे वो एआई की जो कंप्यूटिंग कैपेसिटीज़ है इंडिया में आनी चाहिए, वो उस पर स्पेंड कर रही हैं। एंड उसके ऊपर जो बेस है उसके ऊपर लेयरिंग का काम अभी फिलहाल छोटा है, बट 3-4 साल में वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल्स में इंडिया ने ग्लोबली एक कमिटमेंट ले लिया है कि मुझे, हमें जीरो एमिशंस जाना है 2070 तक, एंड नेट जीरो एमिशंस। एंड इसीलिए हम ईवी पे भी बहुत काम कर रहे हैं, हम उसका भी इकोसिस्टम बना रहे हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पे भी काम करें, पहले सिर्फ असेंबली लाइन हम असेंबल करते थे, इंडियन कंपनीज वुड ओनली असेंबल, या कोई थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर लेते थे। अब people are actually going and making manufacturing components। तो असेंबल तो कर ही रहे हैं, बट कुछ उसके पार्ट्स यहाँ भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में। आप कोई भी ऑटो कंपनी ले लीजिए, सेमीकंडक्टर के प्लांट्स इंडिया में आ रहे हैं, दे आर बीइंग सेट अप। किया मोटर्स है, ऑटो कंपनीज है बहुत सारी। एप्पल के जो एप्पल का खुद का प्लांट, और एप्पल के जो लेंस, कैमरा के लेंस, या वो जो सप्लायर्स हैं उनके प्लांट्स, वो सारे इंडिया में सेटअप हो रहे हैं। अ, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी में वही, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर दी है सोलर, विंड, थर्मल, हाइड्रो के तरीके से, उसको स्टोर करने के लिए आप, स्टोरेज इज द की थिंग, तो उसकी बैटरीज यहाँ पे, स्टोरेज का पूरा प्लानिंग हो रहा है। तो हर तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग, इन 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 ड्राइवर्स की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और वहाँ पे जो एक्शन हो रहा है उसे कैप्चर करने के लिए, एंड ये 10 ईयर स्टोरी है। ये हम जब हम मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेशली बात करते हैं, ये 10 ईयर स्टोरी है मिनिमम। ये वी डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम 2 ईयर 3 ईयर पर्सपेक्टिव, फिर आपका वो वैल्यूएशन ये वो सारा आ जाएगा उसमें डिस्कशन, बट फॉर अस दिस इज अ 10 ईयर स्टोरी। सिमिलरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, हाँ, 111 करोड़ पहले भी काफ़ी स्मार्ट सिटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ पहले किया है, और उनके सारे अगर आप देखेंगे, एक्चुअली मेरे पास एक
आई गो टू द पीपीटी ओनली, बट अगर आप देखेंगे तो काफी अकम्पलिश्ड अचीवमेंट रेशियो बहुत अच्छा है पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 2012-13 में लॉन्च हुए थे उनका भी। ये जो एनआईपी 2020 में लॉन्च हुआ है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी, हाईवेज, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, काफी सारी स्पेंडिंग है जो इन सेक्टर्स को जा रही है। फिर थोड़ी छोटी स्पेंडिंग भी है जो इनलैंड वाटरवेज, कुछ 14,000 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवेज की वाटरवेज यूज करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। उसके अलावा भी यू हैव वर्क स्पेंडिंग ऑन टेलीकॉम हैपनिंग, यू हैव स्पेंडिंग ऑन एनर्जी स्टोरेज हैपनिंग। तो ये सारा जो अगर कैप्चर करना है तो देन वी फील कि इतने सारे टच पॉइंट्स अगर हैं, थीम एक है बट बड़ी थीम है और मल्टीपल सेक्टर्स उसमें, सब सेक्टर्स एंड सब सेगमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दो अलग अलग हैं बट दोनों ही थीम्स लार्ज हैं। तो फिर हमें लगता है कि एक्टिव फंड्स तो हैं ही, करना ही है, क्योंकि वहां पे वो कॉल लेंगे कि एक पर्टिकुलर कौन से सब सेगमेंट में जूम इन करना है। बट अगर आपको इतने सारे सब सेगमेंट्स जहां सभी जगह एक्शन हो रहा है, सभी को अगर इंटायरली रिप्रेजेंट करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर एक पैसिव फंड के साथ डाइवर्सिफिकेशन करना और मैन्युफैक्चरिंग की थीम को एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से कैप्चर करना इज अ ग्रेट आइडिया। हमने इसी के लिए एक काम और किया था अभी, विच इज व्हाट आई विल शो यू नाउ। हमने एनएससी से बात करके वी टोल्ड देम दैट हमें मल्टी कैप, एक मल्टी कैप इंडेक्स चाहिए, बिकॉज जो आपके करंट इंडाइसेस हैं, जो उनके करंट इंडाइसेस हैं वो सारे लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं। सो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू वन वन सिंगल ईमेल जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूंगी द डिफरेंस बिटवीन। यस, सो अगर आप पुराने इंडाइसेस देखेंगे तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू सी, वहाँ पे कुछ 90% तो आपका लार्ज कैप 90% ले लेता था जगह। अब हमने एक नया इंडेक्स बनाया मल्टी कैप, सो कि वहाँ पे उसको मार्केट कैप में कैप्स डाल दिए हैं कि लार्ज कैप 50% तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं, मिड कैप 30% होगा एंड स्मॉल कैप 20% होगा। ये करने से हम ज़्यादा कैप्चर कर पा रहे हैं बेसिक इंडस्ट्रीज भी, और क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में भी आपके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, आपके तो मेन जो कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, उनके कुछ सप्लायर्स होंगे, कुछ कंपोनेंट मेकर होंगे, वो सारे मिड एंड स्मॉल कैप में अवेलेबल हैं। तो अगर जो मेन मेन कंपनीज अगर मेन थीम अच्छा कर रही है तो उसके सारे एलिमेंट्स अच्छा करेंगे, तो उनको भी अगर कैप्चर करना है तो एक मल्टी कैप इंडेक्स जरूरी है। सो द आइडिया इज बड़ी थीम, इतने सारे सब सेगमेंट्स को टच करती हुई, एंड इतना मार्केट, सारे मार्केट कैप में प्रेजेंट है। तो अगर इस सब को आपको सारा सब सेगमेंट्स और सारा मार्केट कैप का बेनिफिट अगर लेना है, देन इट इज बेटर इफ यू गो थ्रू अ मल्टी कैप पैसिव थीम, पैसिव इंडेक्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आप देखेंगे वो 70% लार्ज कैप था ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। अभी जो हमने मल्टी कैप बनवाया है, वी आर दी ओनली वंस टू हैव, बिकॉज हम ही ने बनवाया था तो अभी हम ही लॉन्च कर पाए हैं। अभी वैसे ये पब्लिक इंडेक्स है बट एनीबॉडी कैन लॉन्च, बट वी हैव बीन द फर्स्ट वन। तो उसमें भी हमने ये 50-30-20 कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग में, और 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 उसमें भी हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत अच्छा कवरेज उसमें भी हो गया है। एंड इफ यू सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स पहले भी 75 थे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके जो स्टॉक्स हैं वो 30 से 75 हो गए। तो काफी ब्रॉड बेसिंग कर दिया है हमने सब सेगमेंट्स कैप्चर करने के लिए, एंड इवन मार्केट कैप कैप्चर करने में। सो दीज आर द टू ब्रॉड थीम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। I also, so this is obviously connected to the GDP, going back to our GDP discussion for these two, and key drivers हमने हमने डिस्कस करे। आपको पता है ये बहुत सारा काम चल रहा है, रोड, स्पोर्ट्स, एंड बहुत डेटा है। मैं एक दो 1 or 2 slides from the PPT I can give you on the data side. Similarly, healthcare भी यही हो रहा है कि अभी healthcare is also 3.5%, and when the country grows its GDP, it becomes more towards developed nation, अपने आप ही जो उसका अटेंटिवनेस है या जो उसका इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स हेल्थ केयर गोज अप, सॉरी। तो अपने आप ही हेल्थ केयर पे इम्पोर्टेंट कि भाई जीडीपी का इतना परसेंटेज तो स्पेंड होना ही चाहिए। जैसे जीडीपी बढ़ता है आप कितना स्टेपल्स और उस पर स्पेंड करेंगे, हेल्थ केयर का स्पेंडिंग तो बढ़ना ही है।
और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत वाइड हो रही हैं। तो अभी आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया में पेनिट्रेशन नंबर ऑफ बेड्स का, डॉक्टर पेशेंट रेशियो वेरी वेरी लेस। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होगा, जीडीपी बढ़ेगा, आपका स्पेंड्स बढ़ेंगे हेल्थ केयर के एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ऑल दीज थिंग्स, एंड अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रही है, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि मेडिसिन एंड सर्विसेज एंड डायग्नोस्टिक्स एंड टेस्टिंग, ये सब कुछ, एंड वैक्सीनेशन, सब कुछ अवेलेबल हो सारी लार्जर पब्लिक को। तो हो सकता है इसके चलते कुछ कंपनीज का मार्जिन हिट हो, बट उसको उनको वॉल्यूम मिल रहा है। एंड ओवरऑल द पाई ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो इसीलिए हमने एक मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, वो हमने नहीं बनवाया है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्स था, बट कोई फंड नहीं था उस पर, एंड वी लाइक इट बिकॉज जो 6-7 फार्मा कंपनीज हैं लार्ज कैप, अगर हम उनको भी जोड़ते तो वो सारा कुछ वो 7 कंपनीज ही वेट्स ले जा रही थी। एंड वी थॉट कि अगर हमको डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर रिसर्च और मेडिकल इक्विपमेंट, अगर ये सारे सेक्टर सब सेक्टर्स को कैप्चर करना है, हॉस्पिटल्स को भी ज़्यादा कैप्चर करना है, फार्मा तो है ही उसमें, ऐसा नहीं है कि मिड स्मॉल हेल्थ केयर में फार्मा का रोल नहीं है, वो तो 65% फार्मा है ही। बट अगर आपको ये दूसरे वाले सब सेगमेंट्स भी कैप्चर करने हैं, देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक मिड स्मॉल हेल्थ केयर का इंडेक्स लें। तो दैट इज़ वाई हमने वो वहाँ वो चूज़ किया। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है जीडीपी का, टुवर्ड्स योर जीडीपी गोल, देन आपका बैंकिंग पीछे नहीं रह सकता, बिकॉज बैंकिंग इज समथिंग जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ is the only way for manufacturing and infrastructure to do well and to continue to grow. तो वहाँ पे अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ है, और एंड कोई भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में आपको लेंडिंग कुछ 80-85% मिल जाएगा, उसमें से 70% लेंडिंग आपकी बैंक्स की होती है, 15% एनबीएफसीज होता है, एनएचएफसीज होता है, और बाकी का जो 15% है वो आपका जो एक्सचेंज डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, या एएमसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ब्रोकिंग फर्म्स है, वो सारे में होता है। तो वो 15% भी बढ़ रहा है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स का बेस इतना वाइड होता जा रहा है। आई डोंट हैव टू टेल एंजल दैट, आई एम श्योर यू गाइज नो मच मोर डेटा देन आई डू। तो वो वाला जो पार्ट है वो वैसे ही ग्रो कर रहा है, एंड क्रेडिट ग्रोथ कैनॉट बी क्वेश्चन इफ वी आर टॉकिंग what we spoke on manufacturing and infrastructure. अब रही बात ऑटो एंड आपके रियल एस्टेट की, तो उसमें भी यही है कि आपका ऑटो एंड रियल एस्टेट पर कैपिटा इनकम अगर आपकी बढ़ रही है, एंड इंडिया इज वांटिंग टू गो टारगेटिंग 5,000 यूएसडी पर कैपिटा इनकम बाय 2030, देन फर्स्ट जब लेग होता है जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज का, तो पीपल स्पेंड मोर ऑन स्टेपल्स, थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी पे स्पेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, विच दैट वे वी हैव सीन, वो हम देख चुके हैं। हमारा सक्सेस एज आई सेड ऑफ मोबाइल पेनिट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज फिनोमिनल, एंड नाउ वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, मतलब हम हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। अब नेक्स्ट लेग है वो जाता है जीडीपी इंक्रीज के बेनिफिट, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज का जो बेनिफिट है उसका नेक्स्ट लेग जाता है ऑटो एंड रियलिटी को। तो एंड वन की ड्राइवर ये है, उसके अलावा जो ड्राइवर है रियल एस्टेट के लिए वो है रेरा, उसकी वजह से आपका ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है, डिमांड सप्लाई जो सिचुएशन है वो बहुत मतलब बैलेंस्ड हो गई है, डिमांड बढ़ गई है पोस्ट कोविड, एंड सप्लाई एंड इन्वेंट्री हैज कम डाउन, सो प्राइसेस have gone up and developers are actually in a good position, consolidation हो गया है, rates are expected to go down, of course थोड़ा डिले चल रहा है, फेड कब कट करेगा वो सारे डिस्कशन है, बट फाइनली अगर रेट्स, और अभी भी वो इतने ज़्यादा नहीं है बिकॉज बेस बहुत कम था, वहाँ से बड़े हैं। सो रेट्स आर गुड, अफोर्डेबिलिटी रेशियो अगर आप कहीं भी देखेंगे कोई भी सिटी में इंडिया की, तो दैट इज इम्प्रूविंग इनकम लेवल्स, बिकॉज सो अफोर्डेबिलिटी रेशियो इज लुकिंग वेरी गुड, सो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग एंड वांटिंग टू बाय हाउसेज, एंड अगर एक बार रेंटल यील्ड 4% के ऊपर चली गई तो फिर पीपल इमिजिएटली मूव, दे वांट टू दे मूव देयर डिसीजन टू बाय हाउसेज मोर, फिर उनको आउटराइट हाउस परचेज करना बेटर लगता है। तो रियल एस्टेट के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ।
एंड ऑटो में भी यू हैव अ लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग. जीडीपी पर कैपिटा तो है ही, बट बहुत टेक इनोवेशन, टेक ऑटोमेशन वहाँ हो रहा है. ईवीज पे काफ़ी काम चल रहा है. ईवी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन टू व्हीलर्स एंड क्वाइट अ बिट, बट पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ा सा टाइम है. उसके पहले अब आपका एमिशन नॉर्म्स आएंगे, तो वैसे भी सारी कंपनीज को हाइब्रिड और वो छोड़ के प्योर ईवी पे धीरे धीरे वो चले ही जाएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज होगा कि आप एमिशन को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे. अगर एमिशन नॉर्म्स वैसे स्ट्रिक्ट वाले आ गए तो यू हैव टू मूव टू ईवी. तब तक चार्जिंग स्टेशंस एंड सोलर पावर्ड चार्जिंग स्टेशंस एंड बैटरीज और वो सारा इकोसिस्टम धीरे धीरे सेट हो जाएगा. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑटो इज ऑल्सो गोइंग. आपका एंट्री लेवल प्राइसेस तो वैसे भी 4 लाख to 8 लाख ऑलरेडी मूव अप हो गया है विद द इंडिया पर कैपिटा जीडीपी गोइंग अप. सो these are the sectors, India shining बोल दीजिए या विकसित भारत, जर्नी ऑफ विकसित भारत, एनीथिंग, वी फील दीज सेक्टर्स. एंड हमारा एक आईटी जो है डिजिटल ईटीएफ ऑलरेडी है ही, एफओएफ भी है उस पर और ईटीएफ भी है. तो हमारे कुछ 7 सेक्टर फंड्स हो जाते हैं. वी ऑल्सो हैव एक्टिव फंड्स. सो व्हाट वी आर टेलिंग पार्टनर्स इज आप डाइवर्सिफाई करिए इन दीज थीम्स. एंड हमारे टॉपिक्स हैं देन फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा एंड बैंकिंग. बैंकिंग का तो वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है अभी, एंड वी रियली लाइक दीज 3 थीम्स. एंड ऑफ कोर्स फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, in fact 3 to 5 years, we like real estate also. So ये हमारे पिक्स हैं. IT एंड फार्मा विल गिव स्टेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, बिकॉज उनके पेनिट्रेशन, उन पे स्पेंड्स बट काफ़ी स्टेबल एक्सपेक्टेड है. आईटी तो हर इंडस्ट्री में आईटी का यूज़, ऑटोमेशन एंड टेक का यूज़ है. मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटाइज्ड, सो टू से. So this is our thing on these sectors. And one more thing which we are actually liking is the momentum. तो अगर आप देखेंगे मोमेंटम, इफ यू कंपेयर हमारा मिड कैप मोमेंटम जो कि हमने अगेन लॉन्च किया था, को क्रिएट किया था विद एनएससी couple of years ago. If you compare mid cap 150 momentum with the other momentum, which is a older momentum, निफ्टी 200 पे जो मोमेंटम 30 है, या फिर कोई प्लेन वनीला इंडाइसिस से भी कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि mid cap 150 momentum has done phenomenally well. और गैप काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. आउट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है, एंड फॉर ऑल पीरियड्स, नियर टर्म पीरियड्स, 15 साल का डेटा ले लीजिए, 10 साल का डेटा ले लीजिए, कैलेंडर ईयर वाइज डेटा ले लीजिए, फेजेस ले लीजिए. इफ़ यू सी फेजेस, वेरी बुल फेज, फॉर एग्जाम्पल आप बुल फेज देखिए, ये जून 20 to जून 21, 54%, तो मोमेंटम डबल देगा. दैट्स द वे दिस हैज़ वर्कड इन इंडिया. और अगर आप वेरी फ्लैटिश फेज लेंगे तो भी उसमें मिड कैप मोमेंटम होल्ड्स. ऐसा नहीं कि वो बहुत नेगेटिव चला जाता है. थोड़ा सा नॉर्मल फेज है, जैसे मार्च 23 to जुलाई 23, 14%, तो ये मिड कैप मोमेंटम हैज गिवन 24%. सो इन बुलिश फेजेस इट रियली आउट परफॉर्म्स बाय वेरी ह्यूज मार्जिन, बहुत ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्मेंस आती है. एंड बेरिश फेजेस या फ्लैट फेजेस में वो फ्लैट होल्ड कर जाता है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पूरा अक्टूबर 18 to मार्च 24 का पूरा पीरियड अगर आप लेते हैं, तो निफ्टी 50 ने दिया है 128% रिटर्न्स, एंड मिड कैप मोमेंटम ने दिया है 301% रिटर्न्स. So huge outperformance, for this, and momentum has worked in India. अब एक और हाईलाइट जो मुझे आपको बताना था, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ द इंडेक्स ऑफ दिस मिड कैप 150 मोमेंटम. एक तो मिड कैप 150 जो इंडेक्स है वो खुद काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, कुछ 20-21 सेक्टर्स हैं उसमें. एंड उसके बाद हमने क्या किया है, मेथोडोलॉजी बनाते वक्त एनएससी के साथ में एक 5% का स्टॉक कैप लगा दिया है. तो उससे क्या होता है, ये इंडेक्स और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है सेक्टर्स और स्टॉक्स में. 50 स्टॉक्स हैं इसमें, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा आ जाता है. एंड इतना डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है कि अगर बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ एक फेज में परफॉर्म कर रहे हैं, तो भी वो ये वाला इंडेक्स उसको कैप्चर कर पाता है. और बेयर फेजेस हैं जहां पे बहुत कम स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको भी वो आइडेंटिफाई कर जाता है, और इसीलिए बेयर फेजेस में भी वो होल्ड कर पाता है. तो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का प्राइस मूवमेंट का चेंज लेके जो ये इंडेक्स बनाया गया है विद स्टॉक कैप्स ऑफ 5% एंड 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स चेंज इन प्राइस, उससे ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स बन के, और 50 स्टॉक इनफ हैं बुलिश फेजेस में, इनफ नंबर ऑफ परफॉर्मिंग स्टॉक्स कैप्चर करने के लिए, और बेरिश फेजेस में कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके वो
स्ट्रैटेजी अपनी पोर्टफोलियो बन जाता है। एंड फिर स्ट्रेंथ ऑफ द इंडेक्स में एक और दो और इंक्लूजन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो है कि भाई 20% ऑफ द ट्रेडिंग डेज में अगर किसी स्टॉक ने सर्किट किया है मोर देन 20% तो उसको नहीं लेंगे नॉन एफएम, या फिर बफरिंग करेंगे, देयर इज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म। तो इंडेक्स को काफी स्ट्रांग बना दिया है। मोमेंटम एज अ फैक्टर हैज बीन वर्किंग इन इंडिया। द मेथोडोलॉजी बाय विच हमने जिस जिस तरह से इंडेक्स बनाया है वो भी और उसको स्ट्रेंथ दे रहा है। तो ओवरऑल और इट इज नॉट कि अभी काम कर लिया तो आगे 10 साल में क्या है। मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी इन इंडिया कौन सा भी फेज आए, आर इन्वेस्टमेंट टीम एक्सपेक्ट्स कि इट विल वर्क क्वाइट वेल। So this was on overall sectors, what the themes and sectors that we like. Passives में हम क्या सोच रहे हैं, momentum में हम what is our view on momentum as a factor. Uh, so I would just cover one more document and then maybe we can just uh, जी, take. तो मैं हमारे दोस्तों को, सब लोगों को ये बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस हैं यू प्लीज प्रिपेयर देम और अपने हाथ उठाएं, यू रेज योर हैंड्स पोस्ट दिस सेशन, वी विल टेक योर क्वेश्चंस, यू कैन स्टार्ट रेजिंग योर हैंड, प्लीज कंटिन्यू मैम। Yes, I think I'll go another 5 minutes. Maybe I will cover this document and then we can move to questions. We should. श्योर। तो अगर आप देखेंगे कि ये, अब मैं ओवरऑल फंड कैटेगरीज पे आ गई हूँ। मैंने एक पीपीटी नहीं बनाया है बिकॉज आई थॉट इट्स बेटर कि मैंने एक एंजल का फोल्डर बना के जो जो मुझे लगा कि हमने लास्ट 2-3 मंथ्स में डेटा बनाया है, काम किया है, उसको मुझे वर्बलाइज करना चाहिए। तो फॉर्मेट कोई भी हो, कंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो फिर मैंने सारे ही फॉर्मेट ले लिए हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, मेल्स, एक्सेल शीट। बट आई होप मतलब आई होप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग जस्ट वन पीपीटी। सो दैट वाज माय आइडिया। तो मूविंग ऑन टू ऑल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, अगर ये आपका मार्च 28 का डेटा है जहाँ पे 1 मंथ 3 मंथ फ्लोज हमने देखे हैं, तो लास्ट 12 मंथ्स में अगर आप देखते हैं तो स्मॉल कैप ने काफ़ी एज अ कैटेगरी काफ़ी फ्लोज रिसीव किया है, मिड कैप कैटेगरी से भी ज़्यादा। और यूजुअली मनी मार्केट ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे जैन टू मार्च में फ्लोज आते हैं, मार्च में जाते हैं बट फिर नेट आते भी हैं, बट उससे भी ज़्यादा स्मॉल कैप में आए हैं। लास्ट 6 मंथ्स 3 मंथ्स 1 मंथ में लार्ज एंड मिड कैप मल्टी एसेट वो कंसिस्टेंटली उसमें फ्लोज आए हैं, फ्लेक्सी कैप में भी फ्लोज आए हैं। मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ ओवरऑल। जो लास्ट 6 मंथ्स में आउटफ्लोज हुए हैं वो ओवरनाइट और फ्लोटर में हुए हैं। फ्लोटर में तो बात बनती है बिकॉज फ्लोटर में आपका कैन बी कैप्चर्ड ओनली इफ जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो वो रीसेट कर रहा होता है। बट अदरवाइज तो फ्लोटर एज अ कैटेगरी जब रेट कट एक्सपेक्टेड है तो फ्लोटर कैटेगरी विल नॉट अट्रैक्ट फ्लोज। एफ ओवरसीज में अगर आप देखेंगे तो अब तो खैर लिमिट्स भी एग्जॉस्ट हो गई हैं फॉर ईटीएफ एंड एफओएफ्स, बट लास्ट 12 मंथ्स में ओवरसीज ने काफ़ी आउटफ्लोज देखे हैं। 4,000 करोड़ इज अ बिग आउटफ्लो क्योंकि इसकी कैटेगरी साइज ही कुछ 25-26 हज़ार करोड़ है। तो ये टेकअवेज हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी का जो एयूएम है वो अभी आपका 2.43 लाख करोड़ आ गया है, एंड दैट इज मोर देन योर लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी का एयूएम। सो दैट वाज वन टेक अवे। एंड फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी का एयूएम है वो हाईएस्ट है, लार्ज कैप से भी ऊपर है एज एन एयूएम आई एम सेइंग। तो ये इनफ्लोज आउटफ्लोज वाला डेटा है। कुछ फंड्स हैं, आई थिंक पेयर फंड्स के बारे में मैं एक्चुअली बात यहाँ नहीं करना चाहूँगी, बट हम लोग क्वार्टाइल मूवमेंट्स भी करते हैं कि कौन से ऐसे फंड्स हैं जो क्वार्टाइल 4 से क्वार्टाइल 1 में आ गए और कौन से फंड्स हैं जो क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 4 में चले गए हैं। तो आई थिंक आई वुड नॉट वांट टू डू पेयर सेट डिस्कशन हियर, बट हाँ कैटेगरी लेवल डिस्कशन, एयूएम डिस्कशंस एंड नेट फ्लोज डिस्कशंस हमने कर लिए हैं।